नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम कुबेर नाथ राय द्वारा रचित कभी तेरा भोर आ गया है निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो 5 बजे सुबह की बात है, कभी चर्चा करते हैं 5 बजे। जो वो कहते हैं कि 5 बजे भोर, अब भी चारों ओर सघन अंधेरा है। लगता है अंधेरे में असंख्य मछलियाँ तैर रही हैं और मुझे छू छू कर भाग जाती हैं। मैं अंधकार की धारा में मौज से लेटा हूँ। लिहाफ ही अपनी सीमा तोड़कर अपार समुद्र बन गया है, जिसमें बरारी, रोहित और पिपासी मछलियाँ तैर रही हैं। मेरी आंखें बंद हैं, पर मैं आधा सोया आधा जागा हूँ। तभी रेलगाड़ी के छक्के का दूरगत छक छकाछक स्वर और पास के शीशम कुंज से वन पाखी का शोर दोनों साथ साथ उठते हैं। समुद्र स्वप्न का नशा टूटता है और स्वरों के आघात से मैं सावधान हो उठता हूँ। वे कोमल नरम रजत वर्णी मछलियाँ अपने अपने तलों में जाकर सो जाती हैं। अब मैं जीवित जागृत मनुष्य हूँ। दुरागत रेल स्वर और पास के वन पाखी का शोर ठीक ठीक सुन रहा हूँ। मैं एक प्रेत स्वर जैसा रहस्यमय गंभीर, तो दूसरा प्रार्थना स्वर जैसा ईमानदार स्पष्ट, एक रंगहीन यात्रिक और निर्मम, तो दूसरा रक्त सा लाल, प्राणों सा हरित और सतरंगी स्वर। 5 मिनट बाद लोहे और भाप की स्वर सेना समाप्त हो जाएगी, पर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद सारा बाग जग जाएगा और सृष्टि में स्वरों के असंख्य इंद्रधनुष रात के नील अरुण केशों में उलझ जाएंगे। अंत में किरण का पहला स्फुटन होगा, जैसे मोह रात्रि को काटती हुई आसमान में कबीर की आग जैसी कविता ही दहक उठी हो, और धीरे धीरे वह किरण तुलसी के यश की तरह धूप बनकर धरती पर फैल जाएगी। पर सुकवि के उस धूप काव्य के लिखे जाने में घंटों की देर है। अभी तो सिर्फ अंधकार में वन पाखी का पहला शोर ही सुनो। रेल तो आदमी चलाता है, उसके समय में प्रायः देर हो जाती है। इस असम प्रदेश की NF रेलवे का तो नाम ही हम लोगों ने रख छोड़ा है। नॉन पगडंडी रेलवे, अकर्मण्य रेलवे पर वन पाखी चाहे असम का हो या मद्रास का, उसका गान ठीक समय पर उठता है। यही नहीं, प्रत्येक गायक का अपना अपना निश्चय प्रारंभ क्षण होता है। सबसे पहले मुर्गा बोलता है, उसके आधे घंटे बाद 2-4 अनाम वन पारवी सहगान करते हैं। तब ढींकी, पीपा, सुग्गा आदि सिवान मथार जंगल में चारा खोजने वाले पक्षियों का झुंड सहगान करता है, और तब कहीं जाकर कौवा कां कां बोलता है। उस समय झलझला हो गया होता है। वे पक्षी जो गांव के भीतर ही चारा पा जाते हैं, आखिर में जगते हैं। गौरैया और कबूतर या तो कौवे के साथ जगता है या उसके बाद। काल के व्यक्तित्वहीन चेहरे पर नाक, मुंह, आँख नहीं, बल्कि घड़ी के 12 नंबर और 2 कांटे हैं। इन कांटों की सटीक पहचान इन पक्षियों को सहज ज्ञान के तौर पर मिली है। भोर, रैन बसेरा, मौसम आदि का तो
ज्ञान इन्हें हो ही जाता है। ये अकाल और अनावृष्टि का भी इशारा कर देती हैं। लगता है कि ये अपने पंखों पर दूर उड़ते उड़ते विधाता के लोग चले जाते हैं और एक झपट्टे में भविष्य का अखबार पढ़कर लौट आते हैं। बगल की मस्जिद से मुअज्जिन का अजान स्वर उठता है। एक उतार चढ़ाव के साथ ऊर्ध्वमुखी स्वर हवा में फैल जाता है। वातावरण अपूर्ण और गंभीर हो उठता है। एक ही स्वर बार बार उठता है। पता नहीं मुअज्जिन अपने खुदा की भाषा में क्या कह रहा है, कौन सी दुआ मांग रहा है, पर मुझे लगता है कि उसके बूढ़े लयमान स्वर का रंग सफ़ेद है और उसमें या खुदा हिंदुस्तान जिंदा रहे की प्रतिध्वनि है। उसकी प्रार्थना के स्वरों का उड़नाभ जाल अंधेरे में तन गया है। ठीक इसी समय मंदिर का घंटा टनटनाता है। ताल पर पटा बजने लगता है। संभवतः आरती हो रही है और कोई वहाँ पर रुद्र स्रोत का पाठ भी कर रहा होगा। ओम नमः शिवाय, नम शिव नाराय च। अंधकार को चीरती घंटा ध्वनि और पटाह स्वर ऐसे लगते हैं सोया मुअज्जिन की प्रार्थना खुदा से सुन ली है और तलवार जैसी तेजस्वी और संगीतमय आवाज़ में प्रभु का आशीर्वाद आ रहा है। एव मस्तु आशीम आशीम। मुझे लगता है कि मस्जिद खुदा से की गई प्रार्थना का प्रतीक है और मंदिर की ध्वनि प्रभु के सर्वव्यापी आशीर्वाद का। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भोर के अंधकार में उठने वाले समांतर स्वरों में मैं इस सत्य का आविष्कार करता हूँ, पर इस देश का इतिहास इस अंधकार में रावण की तरह व्यंग पूर्वक मेरे आविष्कृत सत्य के प्रति अट्टहास कर उठता है। मैं सोचता हूँ, आखिर क्यों प्रार्थना और आशीर्वाद एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। मुर्गी और वन पाखियों ने, मुअज्जिन और पुजारी ने अंधकार में स्वरों की सेना खड़ी कर दी है। यह उत्साह और बल की सेना है। अब अंधेरा भाग जाएगा। आवाज़ भी एक तरह की रोशनी है। अंधेरे में एक दूसरे को पुकार कर हम रास्ता पाते हैं, साहस पाते हैं, भरोसा होता है। अतः स्वभाव की दृष्टि से आवाज़ भी रोशनी ही है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने कहा है, जब सूर्य अस्त हो जाए, चंद्र अस्त हो जाए, अग्नि भी शांत हो जाए तो पुरुष के एकमात्र बचे रहने का आशय है वाणी। अतः स्वरों की उत्साह और बल की सेना अब दसों दिशाओं में धावमान है। श्यामा रात्रि भाग रही है। उसके नीलोत्पल चरणों का यह आखिरी विक्षेप है, यह उसकी मोहनी का आखिरी बाण है। पर स्वरों की सेना सिंहनाद कर रही है। उसके आकर्षण का इंद्रजाल फट रहा है। अब सोए रहना अच्छा नहीं लगता है। जागरण ही सुख कर रहा है। अपवाद स्वरूप ही कहीं कोई रंगीला, कोई दुल्हा, कहीं शखसार पर खिजाब लगाए कोई बूढ़ा गुनगुना रहा होगा, जैसा कि 200 वर्ष पूर्व रंगीला मोहम्मद शाह गुनगुनाया करता था। यार दरबार सुबह बरसर फिक्र बस जायस जुनीद कुनीद आशिकान सब मेरवद जंजीर दर पायर कुनीद।
हे ऋषियों, प्रियतमा शंकासीन है और सूर्योदय शीघ्र होने वाला है। चिंता उपयुक्त समय पर करना। रात भागी जा रही है, उसके पैरों को जंजीर से बांध दो। रंगीले शाह ने सचमुच कोई चिंता नहीं की। काल पुरुष का प्रखर सूर्योदय हो रहा था, पर वह शराब के उन्माद में चंद्रमा के सपने देखता रहा। सुनता हूँ जब नादिर शाह के काबुल फतह करने का समाचार लेकर हर काटा दौड़ता आया तो उस समय शाह महताब बाग में जल दृश्य देख रहा था। सहस्रधार फव्वारे के साथ साथ नाचती परियों का जश्न। शाह ने उस पत्र का एक कोना शराब के प्याले में डुबा कर कहा, ई दफनरे बेमानी गर्क मजे नाव औला। यह अर्थ की झंझट पवित्र शराब में डुबो दी जाती है, पर काल सूर्य क्षमा नहीं कर सका। पवित्र शराब का स्वप्न एक ही तमाचे में टूट गया। मुर्गों की बाग 4:30 में ही आरंभ हुई थी। अब 5:10 हो गए हैं। अब भी वह रह रहकर बोल रहा है। मुर्गी की बोली में संगीत नहीं, आह्वान है का गुल है। तुलसीदास का वाक्य है, उठे लखन निसी, विगत सुने अरुण शिखा धुनिकान। बच्चन ने उमर खयाम की मधुशाला का अनुवाद करते समय इस उत्तराधिकार का प्रयोग किया है। श्रवण कर करुण शिखा ध्वनिकान, उठे सब यों भी तुरत पुकार। स्वप्न में मदिरालय के बीच सुनी तब मैंने एक पुकार। कवि दिनकर ने अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने काव्य को क्रांति का अरुण शिखंड कहा है। यह संस्कृत साहित्य में कुक्कुट का अधिक महत्व नहीं है, परंतु लोक संस्कृति और लोक जीवन में इसका स्थान पहले से ही है। गाथा सप्तशती का एक अपभ्रंश छंद है। चौर्णाम कामवाण आ पामर पहिवाआम आड़म, कुक्कुड़ों व आई रे रमः वह वाह्यः इत्थ तणु आयाय रणी। चारों कामुकों और पामर मतलब बेचारे पथिकों से कुक्कुट क्रमशः बोल रहा है, अरे यह रजनी मतलब रात अब तन्वी अल्प है, अतः लेते रहो, रमण करते रहो, वाहित करो, गाड़ी चलाते रहो। संस्कृत साहित्य में भी कुक्कुट का यदा कदा उल्लेख है। एक सुभाषित में कुक्कुट को छैल छबीले पंडित के साथ व्यंग्य पूर्वक तुलित किया गया है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जया ने कुक्कुट को आग्नेय भाषा परिवार, जिसमें इंडोनेशिया तथा असम की खासी, जयंतिया आदि जनभाषाएं आती हैं। संस्कृत से संबंधित बताया है कि कुक्कुट देवी का प्रिय पक्षी है और कहीं कहीं भारत के कई भागों में इसे मयूर की ही तरह कार्तिकेय का प्रिय मानते हैं। असम में एक कथा प्रचलित है। प्रागज्योति शेखर नरकासुर अपनी आराध्य कामेश्वरी पर ही काम मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने शर्त रखी कि वह रात भर में देवी ही का मंदिर और 4 बाट मतलब रास्ते तोरण के साथ नीलाचल पर बनवा दे। नरकासुर ने वचन दे दिया।
देवी ने देखा कि यह तो प्रात होते होते काम पूरा करवा देगा, अतः उन्होंने कुक्कुट को आदेश दिया कि वह रात बीतने के पूर्व ही बाघ दे दे, जिससे काम अधूरा घोषित कर देवी असुर से विवाह करने से इनकार कर सके। कुक्कुट ने तो वैसा ही किया, परंतु नरक ने क्रोध से उसका शीश भी काट डाला। त्रिपुर सुंदरी द्वारा उसका उपेक्षित प्रेम प्रति सिंहासनात्मक हो उठा और वह विश्व की 16,000 कन्याओं का अपहरण करके वासना लिप्त असुर राक्षसी जीवन बिताने लगा। कुक्कुट से देवी का संबंध होने पर भी असम बंगाल में कुक्कुट मांस अपवित्र माना गया है। अयोध्या कांड में जो है इसका साक्ष्य है कि मयूर, मृग और कुक्कुट मांस श्रेष्ठ नागरिक भोजन है। महर्षि भरद्वाज के आदेश से रिद्धियों, सिद्धियों, रमेश चंद्रमा और देवमंडल ने भारत का जंगल में ही आतिथ्य किया तथा सर्वश्रेष्ठ मान भोजन और नारियों को अयोध्या के नागरिक समाज के लिए सुलभ किया गया। इन श्रेष्ठ व्यंजनों के अंदर मयूर, मृग और कुक्कुट मांस के प्रतप्त सिठर मतलब सीख कबाब और मैरेय भी थे। मैरेय की तो वापियाँ और कूप प्रकट हो गए थे। आयुर्वेद में 4 तरह की मदिरा का वर्णन है, मैरेय, आसव, कोहल और सुरम। कोहल का ही अरबी में अल कोहल हो गया है और अल से कोहल। फिर अरबी से यह अंग्रेजी में चला गया है मैरे। मैरे को आजकल की भाषा में कॉकटेल कहते हैं। आसव और सुरा इन दोनों को मिलाने से मैरेय बनता है, जो रामायण काल का सभ्य पान था। विगत 4-5 शताब्दियों से भारत का हिंदू इतना अधिक जैन भावापन्न हो गया था और अभी है ही कि कुक्कुट क्या किसी भी मांस से उसे नरक द्वार ही दिखाई पड़ता है था। आज भी लोगों से सच्चाई कह दी जाए कि भगवान रामचंद्र मांस खाते थे तो लोग लाठी लेकर कर्म रक्षा के लिए सिर फोड़ने को तैयार हो जाएंगे। हिंदी प्रदेशों में प्रचलित वाल्मीकि के गीता प्रेस संस्करण में अद्भुत भोंडा अर्थ किया गया है। शुद्धता के नाम अविद्या और अज्ञान की पूजा करना और अन्य लोगों को भी इसके लिए बाध्य करना सबसे बड़ा बौद्धिक कुकर्म है। आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं में कुछ मांस खाने वाले भी हैं, जैसे वीरेश्वर स्वामी विवेकानंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विवेकानंद ने मांस खाने के लिए की कई बार प्रेरणा दी है। इस स्थल पर पंडित परमानंद शर्मा का कहा हुआ एक रोचक प्रसंग याद आ जाता है। कुबेरनाथ राजी को शर्मा जी और महाकवि निराला कलकत्ता में केला बागान में रहते थे। निरामिष श्री शर्मा को तर्क द्वारा परास्त कर निराला जी ने मांस भोजन स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। फलतः निराला ने, उसकी सृजन प्रतिभा सर्वतोमुखी थी, अपनी सारी कला लगाकर मांस पुलाव तैयार किया, परंतु ठीक भोजन परोसते समय नीचे से मुंशी अजमेरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते दिखाई पड़े। निराला जी तुरंत भूल उठे। अरे परमानंद, जल्दी आंखों से दूर करो इस पुलाव को, मुंशी अजमेरी आ रहा है। परम वैष्णव है। मांस की बात से उसे मालूम हुई कि
वह यहाँ आना ही छोड़ देगा। जब अजमेरी जी तीसरी मंजिल पर पहुँचे कि पुलाव हिरन हो गए। हिरन मतलब वो वहाँ से वो लोग हटा दिए, केवल भीनी खुशबू बची थी। किसी विदा हो गए देवता के आशीर्वाद की तरह सारी स्थिति के अंदर विडंबना यह थी कि निराला शुद्ध कानिकुब्ज ब्राह्मण थे और मुंशी अजमेरी एक मुसलमान। आज की पीढ़ी स्वर्गीय अजमेरी जी या स्वर्गीय सैयद अमीर अली मीर को जानती भी नहीं। यह सही बात है कि इनकी लिखी कविता आज वैसी ही आकर्षकहीन हो गई है जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिखी आलोचना, क्योंकि सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ बिल्कुल बदल गया है। पर इन बूढ़े साहित्य सेवियों की मनुष्यता, राष्ट्र प्रेम और ईमानदारी भी क्या भूल जाने की चीज़ है? क्या ये इतनी उपेक्षा के पात्र हैं? कलकत्ता का प्रसंग कलकत्ते की सुबह शाम की याद दिला देता है। कलकत्ते की शाम चौरंगी की शाम पहले सुबह सुलभ रंगीन और टीसू शाम थी। टीसू अर्थात एग्लो इंडिया। इसकी बाईं टांग के मोजे पर काला धागा होता था, पर अब संकेत बदल गया है। धागा नहीं है और टीसू संस्कृति का इंद्रधनुष भी मैला पड़ गया है। उसकी जगह पर आ गई है विश्व भारती छाप, बंगरेजी। संस्कृति और संकेत अधिक व्यापक और अर्थपूर्ण हो उठा है। अंग्रेज चले गए पर बंगरेज, मदरेज और पंजरेज ये तीन उसका उत्तराधिकारी ग्रहण कर लिए। बंगरेज शब्द के पिता हैं विख्यात गल्फकार श्री समरेश बसु। मैं नहीं। पंजरेज तो और चाहे जो हो, पर वे दिल्ली की ढाल है। पंजाब सदियों से हिंदुस्तान की ढाल रहा है, परंतु बंगरेज और मदरेज की मानसिक राजधानी पहले लंदन थी तो आज पेकिंग और न्यूयॉर्क। मैं मानसिक और बौद्धिक स्तर पर बात कर रहा हूँ, मतलब कि कुबेरनाथ राय का कहना है, वो ऐसे कहते थे, राजनीति के रास्ते सस्ते स्तर पर नहीं है। यह तो हुई कलकत्ते की शाम की बात, पर कलकत्ता की सुबह जो कि त्यों उसमें अंग्रेजी राज के चले जाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुई। वह गंदी फूहड़ निराशा में हिंदुस्तानी सुबह कलकत्ते की भोर को तीन प्रतीक व्यक्त करते हैं। ट्राम गाड़ी के अतिरिक्त और कोई सुबह कलकत्ते में मिलेंगे तो ये तीन ही वे ही हैं। तीन कार मास्टर में मेहतर और मूसक। कलकत्ते के प्रत्येक मास्टर की महत्वाकांक्षा होती है कि 10 से 4 बजे तक की ही ड्यूटी के अलावा 10 ट्यूशन कर लेना। अतः वे अंधेरे मुंह निकलते हैं। मेहतर और भिस्ती सवेरे सवेरे रास्ते की सफाई करते हैं और रात को चारे की खोज में निकले पिल्ले इतने मोटे बड़े रोम वाले क्रूर आँखों वाले मूषकगण अपनी अपनी गोदामों में छपने के लिए भागते नजर आते हैं। विशेष लक्ष्मी वाहनों के मोहल्ले डलहौजी, बड़ा बाजार, बहु बाजार, काशीपुरा में ये निशाचरी मोटे क्रूर पिंगल नीत्र पिल्ले जैसे मूषक कलकत्ते की आत्मा के सशक्त प्रतीक हैं। मुझे एक चर्या पद याद आ जाता है जिसका भावार्थ है निशी अंधारी मूषक राय आहारा। रात अंधेरी है, मूषक आहार करता है। रात अंधेरी है, मूषक आचार मतलब सदाचार का ही भक्षण करता है। मूषक चारों ओर मूषक।
ये धरती से उठते हैं, आसमान में छा जाते हैं, आसमान का अमृत गटागट पी जाते हैं। मूसक मूसक चारों ओर मूसक, हवा में मूसक, अरे योगी ये मारो इन्हें, हवा को बंद करो, खाल को रोको, जिससे तुम्हारा आवागमन छूटे। कलकत्ते के क्रूर पिंगल नेत्र निशाचरी मूसकों को देखते हुए मुझे यह चर्यापद याद आ जाता है। कलकत्ते के आत्मिक रोग और उसके निरंतर गलित सिरा धमनियों में विहार करते हैं। घिनौने जंतुओं का सर्वोत्तम प्रतीक है यही मूसक, या गणेश वाहन नहीं, पाप वाहन है। अब 5:15 हो गए हैं, परंतु थाने का 5 अब बजा है। पुलिस का गजर अब उनका है 1 2 3 4 5 और उसके बाद 1 मिनट की गूंज और फिर ध्वनि की मृत्यु। अब काल पुरुष का सारथी घोड़ों को कोड़े से पीटते हुए सनातन प्रवाह के मार्ग पर 15 मिनट आगे चल चुका है। तो पुलिस की काली गाड़ी 5 बजे वाले बिंदु पर पहुंची है। पुलिस का समय ज्ञान सदैव पीछे रहता है, वह आगे बढ़कर व्यवस्था नहीं संभालती, सदैव समय से पीछे रहती है। जब कहीं कोई दंगा फसाद अग्निकांड हो जाता है तो आग बुझ जाने, आसामी पकड़ने और मूल तूल करने वह पहुंचती है। कलकत्ते के गुंडे हैं, कड़ी भर कर कहते हैं पुलिस, अरे पुलिस को चांदी के जूते से पीट देंगे। चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। इस बार अर्थात 1968 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुवाहाटी पुलिस ने आक्रामकता और कर्तव्यहीनता का उच्चतम रिकॉर्ड कायम किया है। एक बहुत बड़ा मोहल्ला जला कर साफ कर दिया गया। दुकानों की 5 घंटे तक लूट हुई। राष्ट्र ध्वज को जलाकर जगह व जगह क्षेत्रीय जातीयता का नग्न नृत्य किया गया, पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। करीब 5 घंटे तक एकदम ऐतिहासिक रिकॉर्ड मुझे जस्टिस आनंद मुल्ला का कथन याद आता है कि भारतीय पुलिस सर्वाधिक संगठित डाकू प्रतिष्ठान है, इससे किसी भी हाल में मुक्ति नहीं। अधिनायकवादी व्यवस्था में तो यह और संगठित और शक्तिशाली हो जाएगी। असमानता अब बादामी हो चला है, कुछ क्षण बाद लाल हो जाएगा। पक्षियों का कलरव तीव्रतर हो जाएगा। कलरव मतलब पक्षियों का चहचहाना। लगता है कि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और कक्षा में मास्टर आने के पूर्व खूब शोर मचा रहे हैं। अभी अभी बिन लेकर तेजस्वी सूर्यकर्म की पाठशाला में प्रवेश करेगा। तब तक 10 मिनट ये भरे पेट शोर मचा ले। लाली प्रखर होने लगी, रंग के अतिरिक्त उसमें चमक आने लगी। अरुण स्वर रेशमी चमक, एक तेजस्वी स्वर्णिम किरण बंद वातायन की फाग से मेरे कमरे में प्रवेश कर कहने लगी, प्रिय तेरा भोर हो गया है, तू किसी साहसांस के घोड़े की टॉप के नीचे कुचले जाने को तैयार हो जा। कभी तेरा भोर हो गया। किसी दूर के आकर्षण से अपने को दंशित करवाने के लिए तैयार हो जा। तेरी अपनी देह ही तेरी रोटी है और तेरा अपना खून ही तेरी शराब है। इस रोटी और इस शराब का वर्ण कर अंत में कोई अरुण पंख तरुण किरण अब
दार्शनिक स्वर छोड़कर घर की भाषा में दरवाजे पर लहकी थाप देते हुए बोली, क्यों जी, सोते ही रहोगे? इस स्वर की अवज्ञा मैं नहीं कर सका और महाकवि निराला की लिखी अंतिम पंक्ति के गवाह हैं श्री विद्यानिवास मिश्र। इस अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति का स्मरण करते हुए मैंने सया त्याग दी, पुनः सवेरा एक बार फिरा है जी का। तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है। कवि तेरा भोर आ गया है। प्रातः 5 बजे की जो क्रियाकलापें थी प्रकृति से रिलेटेड, जो भी उस समय क्रियाएं चल रही थी, उन सब का वर्णन कवि ने किया। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।